हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू मस्ट बी वेल एंड गुड। आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और देखिए, हमने कैपलर्स लॉ को डिस्कस करने के लिए लास्ट मैंने डिस्कस किया था दैट हाउ यूनिट वेक्टर चेंजेस इन अ प्लेन, जिसमें हम यूनिट वेक्टर के चेंज की बात कर रहे थे। और वहां पर हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडिकल वेलोसिटी को डिस्कस किया था, ठीक है ना। और देखो, मेरा ये सब पर्पज करने का केवल एक और केवल सिंपल टारगेट है, ताकि आपको कोई चीज रटनी ना पड़े। क्योंकि हम देखो, केपलर्स लॉ का जो केपलर का पहला नियम था, केपलर का पहला नियम उससे क्या कहता था कि सन, सारे जितने भी प्लेनेट हैं, सन उसके किसी एक फोकस पर रखा हो और सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक सेंट्रल फोर्स उन पर काम कर रहा है। भाई सन अगर मैं यहां कंसीडर करके चल रहा हूं और जितने भी प्लैनेट इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई प्लैनेट इसके अबाउट इस तरह से रिवॉल्वेशन कर रहा है, ये कोई एक फोकस मान लीजिए, दो फोकस होते हैं आपको पता है, एक S1 और एक S2। अगर मैं सन को मान लूं कि इस पॉइंट पर है सन मेरा, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब इन पर एक सेंट्रल फोर्स डेफिनेटली काम कर रहा होगा। तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सेंट्रल ऑर्बिट की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पर मैं लॉस को वेरीफाई करते समय डायरेक्टली लिख दूंगा। तो पहले तो मैंने सेंट्रल ऑर्बिट देखो किसको कहा। एक सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, सेंट्रल ऑर्बिट इज द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा लिया गया वो पाथ विच मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, जो सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर अगर सेंट्रल फोर्स काम कर रहे हैं तो इस पर सेंट्रल फोर्स कहां की तरफ करेंगे, टुवर्ड द सेंटर, जहां पर हम सन को मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। दैट मींस फोकस। फिर बाद में हम कोनिक सेक्शंस को भी एक बार यहां पर ले लेंगे ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो भाई देखिए, अगर हम ये मान के चले हैं, ठीक है ना, अंदर ये तो मेरा फिगर केवल समझाने के था। तो हमने क्या कहा था कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेस किया गया वो पाथ है जो वो सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत वो लेता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कोई फोकस पॉइंट है, कोई फोकस पॉइंट ए है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो इसके अबाउट सेंट्रल फोर्सेस में मूव कर रहा है। अब ये इलिप्स होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस तो भाई इलिप्स में भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो राउंड राउंड ही घूम रहा है। इज दैट क्लियर। सर्कल होगा तो भी राउंड राउंड घूम रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म्ड है कि अगर हम ये मान के चले, ये मालूम है कि इनिशियल लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट r और थीटा है एट एन इंस्टेंट पर, इस पॉइंट को भी मान लीजिए, और कोई पार्टिकल इसको सेंटर मानता हुआ, ए को सेंटर मानता हुआ, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, एक सेंट्रल ऑर्बिट को ट्रेस कर रहा है। तो मैंने कल आपको बताया था, अगर पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स केवल सेंट्रल फोर्स है, वो चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, क्योंकि देखो जब हम सन की बात करेंगे ना, तो इस पर एक सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। एक सेंटर फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब अगर ये पार्टिकल किसी न किसी v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इसके अबाउट किसी न किसी वेलोसिटी v से अगर मोशन कर रहा है, इफ द सेंट्रल फोर्सेस आर वर्किंग एट पॉइंट b, और b पर हम क्या मान के चले, किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करके चल रहे हैं, तो b पर अगर कोई सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब इस पार्टिकल पर काम करने वाला जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो हमेशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, नीचे की तरफ डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि वो किसके अट्रैक्शन में बना रहे, ए के अट्रैक्शन में बना रहे, जहां पर मैं सेंटर कंसीडर करके चल रहा हूं। जैसे वहां हम कैपलर्स में किसी एक फोकस को सेंटर मान के चलेंगे, मतलब फोकी वर्क्स लाइक अ सेंटर, वहां पर हमारा फोकी वर्क्स लाइक अ सेंटर काम करेगा। लेकिन यहां पर आप इसको इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर किसी भी वे में कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अगर मैंने इसको इनिशियल लाइन कहा था, तो डेफिनेटली ये एंगल तो थीटा और ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, r डिस्टेंस हो जाएगा। चाहो तो आप लिख सकते हो क्या कि लेट a इज द सेंटर, यही हमारा सेंटर भी है, एंड ax इज द इनिशियल लाइन, एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m व्हिच इज इनिशियली एट b at the position of r theta is revolving around a under the central force। तो इसका मतलब अगर ये सेंट्रल फोर्स में काम कर रहा है, तो इस पर वर्किंग एक्सेलरेशन केवल कहां की तरफ है, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, रेडिकल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो भी कहां की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की तरफ। और जबकि रेडिकल एक्सेलरेशन क्या था, आउटवर्ड, आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में था। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि इफ द सेंट्रल फोर्सेस आर एक्टिंग at particle on point B,
तो जो इसका रेडिकल एक्सेलरेशन होना चाहिए, रेडिकल एक्सेलरेशन क्या था, याद है आपको, कल मैंने बताया था r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और ये कहां की तरफ काम कर रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, मतलब इस एक्सेलरेशन को मैंने नाम दे दिया p, विच इज एक्टिंग, जबकि ये p को क्या होना चाहिए था, आउटवर्ड होना चाहिए था, इट मींस ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस p, क्योंकि वहां पर जो हमारा ट्रांसवर्स रेडिकल एक्सेलरेशन था वो कहां की डायरेक्शन में था, आर की बढ़ती हुई डायरेक्शन में था, यहां मैं नेगेटिव वे में जा रहा हूं, और ये p तो हमने मान लिया से है। अच्छा, दूसरा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इस पर कुछ होना नहीं चाहिए, एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, जिस पर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होना चाहिए, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, दैट इज 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। ये आ गई मेरे पास अल्फा 1 एंड अल्फा 2, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। तो आपको, आप चाहे ये चीजें डिफाइन करें या नहीं करें, ठीक है ना, जो मेन हमारा टारगेट है कि सेंट्रल ऑर्बिट को डिस्कस करना, कि सेंट्रल ऑर्बिट हमारी निकलती कैसे है, ताकि हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गया कि ये माइनस पी क्यों लिखा, पी मेरा एक्सेलरेशन है विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स ए, वो ए की तरफ काम कर रहा है, जबकि वहां जब हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग, वो आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में काम कर रहा था, ई आर मैंने ऐसे लिया था, ई थीटा ऐसे लिया था, लेकिन यहां पर केवल सेंट्रल फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज नो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, कोई ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, केवल कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट इज रेडिकल एक्सेलरेशन, वो भी कहां की ओर, टुवर्ड्स सेंटर ए, जो सेंटर ए की तरफ काम कर रहा है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, तो पहले तो अल्फा 2 से उठा लीजिए, फ्रॉम अल्फा 2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन आर तो 0 में चला गया, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, एंड दैट शुड बी 0। अच्छा, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, डी थीटा बाई डी टी, ये वैल्यू डेफिनेटली एक कांस्टेंट होनी चाहिए, और इसको मैं मान ले रहा हूं h से, इसका मतलब आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी को हमने कंसीडर कर लिया है h, या फिर यहां से आप डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, h अपॉन आर स्क्वायर। तो एक मेरे पास इक्वेशन आ गई है ये, तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना फाइंड आउट कर लीजिए, देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेडिकल एक्सेलरेशन, और इसी एक्सेलरेशन से मुझे सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन फाइंड आउट होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दैट वन, देन आफ्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडिकल एक्सेलरेशन। चलिए, यहां तक हमने ऑब्टेन कर लिया था, अब एक बार इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। डी थीटा बाई डी टी हमारे पास आ गया था h अपॉन आर स्क्वायर, वेयर h इज एनी ऑफ द कांस्टेंट, h हमारे कोई भी एक कांस्टेंट है। अच्छा, इस इक्वेशन में फ्रॉम अल्फा 1 अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, r डबल डॉट क्या थी हमारे पास वैल्यू, दैट इज d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर, which we have discussed on the previous lecture, and second one thing is that r d theta by dt का होल स्क्वायर, एंड दैट इज माइनस p, और माइनस p क्यों था, क्योंकि माइनस p इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, हमारा कहा माइनस p कहां की ओर काम कर रहा था, सेंटर की ओर वो वर्क कर रहा था। तो अब अच्छा, ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, एक बार हम उस बारे में बात कर लें। आप जिसने देखो देख लिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है वो आप एक बार ठीक से प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिए, जो अदरवाइज उसको मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में भी उस चीज को डाल दिया जाएगा, ठीक है। जिसने लगे नहीं देखा है तो एक बार पुरानी वीडियो को जरूर देखें। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहां पर अगर मैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, अगर हम मान लें फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, मैं मान ले रहा हूं लेट r बराबर है 1 अपॉन यू, और ये मानने का पर्पस केवल सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का होता है और कुछ नहीं। दिस इंप्लाइज दैट dr बाय du, u के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बी माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर आ जाएगा, इज दैट क्लियर। और यहीं से भाई हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, सो डी थीटा बाई डी टी
इसको क्या लिख सकते हैं आप, एच ऑफ यू स्क्वायर, यहां देखिए डी थीटा बाई डी टी, एच 1/r स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी आपके लिए ये बन गया है डी आर बाई डी है, और मेरे को एक दूसरा फंक्शन और चाहिए क्या, दैट इज डी आर बाई डी टी एंड डी आर बाई डी टी। इसको क्या लिख दूं, डी आर बाई डी यू, डी यू बाई डी टी, भाई लिख सकते हैं इसे भाई। अभी भी हमने देखो डी यू से ऊपर इंटू और नीचे डिवाइड कर दिया है, बेसिकली इंटू और डिवाइड नहीं होता यार, केवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका है। तो डी आर बाई डी यू वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट आउट, दैट इज 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी टी, लेकिन हमारे पास डी यू बाई डी टी नहीं है भाई, तो इसको और फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लो, इट कैन बी एज डी 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। डी यू बाई डी थीटा को तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं, मतलब डी आर बाई डी टी को आप माइनस का 1/u स्क्वायर, यहां पर देखें डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी दैट इज एच ऑफ यू स्क्वायर एंड डी यू बाई डी थीटा। तो इसमें यू स्क्वायर से यू स्क्वायर तो हो गया कैंसल आउट, दैट इज माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। तो इसका रीडिफरेंशिएशन कर दें, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, तो रीडिफरेंशिएट कर देना, दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर एंड हियर इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ किस फंक्शन का, माइनस का एच एंड डी यू बाई डी थीटा। अच्छा, माइनस का एच तो हमारे अगेन एक कांस्टेंट था, इट इज डी बाई डी टी ऑफ डी यू बाई डी थीटा। अच्छा, आप यहां देखो, यहां टी के रिस्पेक्ट में यहां यार थीटा है, तो आपको इसको बिल्कुल सेपरेट तो करना पड़ेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का एच डी बाई डी थीटा डी यू बाई डी थीटा डी थीटा बाई डी टी। देखिए हो गया सेपरेट, डी थीटा से डिवाइड अगेन डी थीटा से इंटू, इसको सिंपलिसिटी के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से। दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर क्या बन गया मान लें, इट इज माइनस का एच डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर एंड डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट आउट। यहां पर देखो एच यू स्क्वायर ये भी लिखा, चाहे आप इसको लिख लो, इट इज एच ऑफ यू स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे लिए, इट बिकम माइनस का एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। हमारे पास डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर भी है और डी टी स्क्वायर भी है, डी थीटा बाई डी टी भी है, सारी वैल्यूज हैं। तो इसकी वैल्यू S1 और S2 की वैल्यू तो किसमें पुटअप कर दे रहे हैं, अल्फा 1 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ S1 एंड S2, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ S1 एंड S2 इन अल्फा 1, तो हमारी पूरी फॉर्म ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग फ्रॉम अप डायरेक्शन। तो वैल्यू इसकी प्लेस कर दीजिए। तो अगर हम ये वैल्यू प्लेस करें अल्फा 1 में, तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, इट विल बिकम माइनस का एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस आर को क्या लिख सकते हैं आप, आर मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 1/u, इस r की वैल्यू दैट मींस इसको हम क्या कहेंगे, r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो r मतलब 1/u का आ सकता है, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को थीटा सॉरी u की फॉर्म में ला रहे हैं। थीटा डॉट का होल स्क्वायर, थीटा डॉट ये है तो इसका होल स्क्वायर करिए, इट इज h स्क्वायर u की पावर 4 एंड दैट इज माइनस p। तो माइनस साइन तो दोनों साइड से कैंसिल आउट, डी थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस यहां पर बच गया एच स्क्वायर यू क्यूब इक्वल्स टू पी, एच स्क्वायर यू स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, डी थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा और यहां पर बच जाएगा ओनली यू बराबर पी अपॉन एच स्क्वायर एंड यू स्क्वायर, और यही कहलाती है इज कॉल्ड differential equation of central
ऑर्बिट। और इसको डिस्कस करना क्यों कंपलसरी था? डिस्कस करना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि हम सेंट्रल ऑर्बिट, फिर से मैं वही बातें रिपीट कर रहा हूँ कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवॉल्वेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। हम प्लैनेट के रिवॉल्वेशन की बात कर रहे थे सन के अराउंड, विच आर मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और वो इलिप्स भी क्या है? दैट आर ऑल्सो द सेंट्रल कर्व है, दीज आर ऑल्सो द सेंट्रल कर्व। तो उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, दैट मस्ट बी इन दैट फॉर्म, जहां पर P क्या है? दैट इज दैट रेडिकल एक्सीलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर O, वो रेडिकल एक्सीलरेशन जो सेंटर O की तरफ काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द कोनिक सेक्शंस आल्सो। चलिए ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट तो समझ में आ गई होगी, सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मैंने एक चीज और डिस्कस यहाँ पर ले रखी है, क्योंकि कई बार हम क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब सेंट्रल ऑर्बिट में मूव करता है ना, क्योंकि हमें बेसिकली हमारा टारगेट क्या है? अभी हमारा टारगेट चल रहा है कि हम कैप्लर्स लॉ को प्रॉपर वे में उस चीज को डिस्कस कर सकें। और कैप्लर लॉ हमसे कह रहा था सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो दो फोकस है, और सन हम कहां मान के चल रहे हैं? किसी एक फोकस पर। जबकि तो हम एक ऐसे कोनिक की इक्वेशन जिसका लैटिस रेक्टम की लंबाई तो 2l है, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता, उत्केंद्रता कहने का मतलब होता है कि वो कितना चिपटा या कितना मोटा टाइप का है, कितना इसेंट्रिक है, उसकी इसेंट्रिसिटी E है, एंड फोकस बीइंग एट द पोल। फोकस कहां पर है? पोल पर ही है, या फिर पोल ही फोकस है, आप इस तरह से मान के चलिए। तो अगर हम भाई सन के जैसा केस लेके चल रहे थे, सेम ऐसे ही मान ले रहे हैं हम, सेम केस बिल्कुल एग्जैक्टली कैप्लर्स लॉ वाला ही केस ले रहे हैं कि भाई हमको पता है, अभी तो हमें पता है कि भाई सन के अराउंड इलिप्स मूव कर रहा है, इस तरह से हम मान ले रहे हैं कि कुछ इलिप्स रहा होगा ऐसे करके, डॉटेड 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 इस तरह से कंसिडर कर लीजिए। और सन किसी एक फोकस पर है, यही मेरा फोकस भी है, यही फोकस भी है, और यही अभी पोल भी है। इसका मतलब ये आ गई मेरी इनिशियल लाइन, और ये आ गई हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, जिसको आपने इंटर में नियता करके शायद, आई होप सो, आपने पढ़ा होगा। अगर ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स, इज दैट क्लियर? अच्छा, सेकंड लैटिस रेक्टम क्या होता है? जो पोल से होकर जाए या फोकस से होकर जाए, ये है मेरा लैटिस रेक्टम। ये S से लेके L तक हो गया कितना? सेमी लैटिस रेक्टम। सेमी मतलब आधा लैटिस रेक्टम, टोटल रेक्टम की लंबाई तो 2l है, तो सेमी लैटिस रेक्टम यहां से लेके यहां तक की लेंथ मेरे लिए कितनी हो गई? इट इज सिंपली L। और इस कोनिक की इक्वेशन निकालें, और इसको आप ये मान के चलिए पूरा इलिप्स है, और सन मेरा यहां बैठा हुआ है। क्लियर? क्योंकि हमने लास्ट में वेरीफाई इसी तरह से करना है, या तो हम सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन को कि हाँ भाई वो इलिप्टिकल शेप में मूव करे, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये आ जाता है कि हम एक ऐसे कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकाल दें जिसमें पोल को ही मैं फोकस मान लूं, और लैटिस रेक्टम भाई 2l है। क्लियर? 2l हमारा लैटिस रेक्टम, क्योंकि इलिप्स के केस में अभी आप चाहेंगे तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में लास्ट में एक बार समझाऊंगा इस चीज को, ताकि आपके और क्लियर आ जाए। अच्छा, इसमें हमने जो कंसीडर किया S being the focus, like S being the focus and the pole, being the focus and pole, and SL equals to L is semi latus rectum। ये क्या है? सेमी लैटिस रेक्टम है। अब मान के चलिए कि कोई पार्टिकल था, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चल रहा हूं, हमें कोई पार्टिकल था ऐसे, जो इनिशियली कौन सी पोजीशन है? r थीटा। पार्टिकल वहां पर जब हम कैप्लर्स लॉ को डिस्कस करेंगे, देन वो मेरा क्या होगा? एक प्लैनेट होगा, वो मेरा एक प्लैनेट होगा जो r, थीटा की पोजीशन पर है। इसका मतलब ये एंगल, ये डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है। सारी बात क्लियर? तो यहां से देखो मैं दो काम कर रहा हूं, एक तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया Q पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से L, इसको भी कुछ नाम दे दे रहे हैं M। इज दैट क्लियर? तो हमने जो माना कि लेट P r, थीटा बी एनी पॉइंट ऑन कोनिक सेक्शन एंड हमने जो काम किया
हमने एक तो ड्रॉ किए, वी ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन, इसको कुछ नाम दे रहा हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं एक्स, नीचे वाई, डायरेक्ट्रिक्स पर, हाँ, एक्स वाई एंड एल एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज डायरेक्ट्रिक्स, इज डायरेक्ट्रिक्स, ये नियता है हमारी। अच्छा, यहां पर तो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कोनिक के अंदर, क्या कैरेक्टर कि इस एस से आप इसके किसी भी पॉइंट को ले लो और यहां से लेके यहां तक कोई भी डिस्टेंस मिला लो, जैसे मैंने अभी ये स्पेस में केवल रफ वर्क क्लिक कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी कोनिक सेक्शन ये लिया हुआ, ये मेरा एस था, ये पॉइंट एल है, यहां डायरेक्ट्रिक्स में मैंने क्या डाला है, एम पॉइंट डाला है, तो एस एल अपॉन एल एम ये हमेशा इसकी इसेंट्रिसिटी को दिखाएगा। अब ये पॉइंट आप यहां कहीं भी यूज कर लो, क्यू यूज कर लो, यहां आर ले लो, तो एस क्यू अपॉन क्यू आर ये भी इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा, मतलब ये वाला रेशियो डिवाइडेड बाय दिस रेशियो, चाहे आप इसके किसी भी पॉइंट से ले लो, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करता है। दिस इंप्लाइज दैट एस एल अपॉन एल एम डेफिनेटली ई के बराबर होगा एंड एस पी अपॉन पी क्यू ये भी डेफिनेटली ई के बराबर होगा। इस तरह से अगर आप यहां पर कोई नया नाम ले दो आर, और आर से यहां परपेंडिकुलर डाल दो एन, तो एस आर अपॉन आर एन, आर एन हमने एन पॉइंट चूज किया था, तो वो रेशियो भी ई के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके क्या बताता है, उसके मोटेपन या पतलेपन को डिफाइन करता है। जैसे हम हाइपरबोला की बात करें, वो बीच में अलग हो जाता है, वो फैल जाता है ऐसे करके। अरे बात करें इलिप्स में क्या हो जाता है, वो यहाँ किनारों पे दब जाता है, ऊपर तो मोटा मोटा रहता है ना, चाहे हम वर्टिकल इलिप्स की बात करें या हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करें, तो उसके मोटापे की बात एक तरह से ये समझ लो, इस तरह से आप जनरल अगर हम कन्वीनियंस ले रहे हैं। अच्छा, अब यहां से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। देखो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां से कोई परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, तो पी क्यू आर एस टी मान लो, हमने एक परपेंडिकुलर टी डाल दिया। इज दैट क्लियर? तो फिगर में एक चीज देखें भाई, एस एल अपॉन एल एम, ये क्या था हमारे पास, एस एल की वैल्यू तो एल है भाई, एस एल है एल, और ये ई को नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा कितना, एल एम। इस फिगर में देखो एल एम को आप क्या लिख सकते हो, एस, यहां पर कुछ नाम दे दे रहा हूं, के, इस पॉइंट को। इस फिगर में देखो एल एम किसके बराबर आ रहा है, एस के, फ्रॉम फिगर। सबको अपियर हो रहा होगा अभी तक? अच्छा, इस एस के को आप क्या लिख सकते हो, तो एल अपॉन ई, आप क्या लिखेंगे, एस के को देखो एस टी प्लस टी के, एस टी प्लस, और इसको मान ले रहा हूं मैं अल्फा 1। तो एक बार इतना कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस कोनिक सेक्शन। तो एक बार इतना कॉपी कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसे टॉप से लिख लेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक तो हमने ऑब्टेन कर लिया था। अब फिगर में देखें, हमारे पास एक कंडीशन थी यार, सिंस हमारे पास कंडीशन क्या थी, एस पी अपॉन पी क्यू ये बराबर भी तो ई था। इज दैट क्लियर? एस पी की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन ई बराबर पी क्यू, और ये पी क्यू को देखो पी से लेके क्यू तक टी के बराबर होगा। फ्रॉम फिगर एग्जैक्टली, तो टी के तो हमें मिल गया है। दूसरा क्या चाहिए, एस टी चाहिए। इसी ट्रायंगल में देखो, इन फिगर, इन राइट ट्रायंगल पी टी एस में एस टी अपॉन एस पी बेस बाय हाइपोटेनियस या आधार बाय कर्ण क्या हो जाता है आपका, दैट इज कॉस थीटा। तो एस टी को आप क्या लिखेंगे, एस पी की वैल्यू है आर कॉस थीटा। मेरे पास ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली, पुटिंग बोथ द वैल्यूज इन अल्फा 1, पुटिंग both the values in alpha 1 we have, so whatever the condition we are getting, L upon E equals to ST. ST किसके बराबर था, it is R cos theta, TK that is R upon E। तो R एक बार यहां पर आप क्या कर सकते हैं,
तो पहले तो ई से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये L बराबर आ गया ई आर कॉस थीटा प्लस आर कॉमन ले लीजिए, तो L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये आपकी क्या कहलाती है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। फिर आगे तो आपने ऊपर लिखा ही है, विद इट्स लैटिस रेक्टम ऑफ लेंथ 12, एसेंट्रिसिटी एंड फोकस बीइंग एट द पोल। ठीक है, अच्छा अब जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि इस इक्वेशन की हमें जरूरत होगी, यहां पर देखो 1 प्लस ई कॉस थीटा, या फिर ये कोनिक सेक्शन में भाई इलिप्स में तो हम इसको इधर या उधर कहीं भी घुमा सकते हैं ना भाई। जैसे इलिप्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इलिप्स में तो अभी मैंने जैसे ये वाला पोर्शन ले लिया, तो वो तो हम कैसे भी ले सकते हैं भाई, इलिप्स तो ये पूरा होगा ना, हम इस सेक्शन को भी ले सकते थे इस तरह से, ये सेक्शन भी ले सकते थे। अरे बात क्लियर? तो उसमें तो दो फोकस है, एक S1 फोकस है और एक S2 फोकस है। अब हम एक बार कार्टेशियन फॉर्म में भी बात करते हैं कि आपको लैटिस रेक्टम ये समझ में आए कि एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। तो एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दैट वन, और ये 1 प्लस ई कॉस थीटा या 1 माइनस ई कॉस थीटा, 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा वो हो जाती है जब इसकी जो इनिशियल एक्सिस है या जो इनिशियल लाइन है वो खुद एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे इंक्लाइन हो जाए या थीटा डैश एंगल पे इंक्लाइन हो जाए, तो वो हो जाती है 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। लेकिन अभी हमारा टारगेट वहां नहीं है, क्योंकि हम अभी मैथ्स को डिस्कस नहीं कर रहे, हम केवल ये जो हमने पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट को रीड किया या फिर इस कोनिक सेक्शन को रीड किया, वी हैव सिंगल अ पर्पस दैट टू वेरीफाई कैप्लर्स लॉ, कि हमारा केवल इनका टारगेट ये रहेगा कि कैप्लर्स लॉ क्या है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर थोड़ा सा मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आज। चलिए एक बार कार्टेशियन फॉर्म में भी समझ लीजिए, क्योंकि हमें डिस्कस लास्ट में तो फाइनली इलिप्स में आके रुकना है, क्योंकि केपलर ने तो इलिप्स की ही बात करी थी। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इलिप्स ये आप इंटर में पढ़ के आ चुके हैं भाई। इन दोनों में अगर ये ए और बी अगर मैं बराबर कर दूं ना, तो ये सर्कल बन जाएगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है, जिसका सेंटर डबल जीरो, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, जहां a क्या होती है उस सर्कल की रेडियस। तो दोनों का अगर हम बराबर कर देंगे, और यहाँ पर a क्या होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस। मतलब अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, समझिएगा कि कैपलर का पहला नियम क्या कह रहा है, उसको तो हम नेक्स्ट उसमें डिफाइन करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए भाई ये सेंटर है डबल जीरो, ये दूरी a जिसको मैं अभी सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ये कोऑर्डिनेट a,0, ये कोऑर्डिनेट -a,0, ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है। ये लेंथ होती है b, जिसको ये छोटी लेंथ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस, 0,b एंड 0,-b। यहां दो फोकस होते हैं, एक होता है S1 और एक होता है S2। इस S1 के कोऑर्डिनेट होते हैं a, e,0, अगेन e इसेंट्रिसिटी है, मतलब देखो ना ये जैसे स्फीयर सॉरी सर्कल होता है, ये सर्कल, तो इस सर्कल को अगर मैं हल्का सा दबा दूं ना, ऐसे करके दबा दूं, तो इलिप्स की फॉर्म ले लेगा ना, तो उसका जो मोटापापन था ना चारों तरफ से फूला वो हल्का सा किनारों पे आ जाएगा। तो वही चीज यहां भी होती है इन केस ऑफ इलिप्स के केस में। तो यहां का कोऑर्डिनेट ये और यहां का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस का a,0, और माइनस का a साइन नेगेटिव साइन केवल एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? अब सन किसी एक फोकस पर है, मतलब सन मान लो आपका यहां है, सन इस पॉइंट पर बैठा हुआ है, सारी बात क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है ना, देखो जब भाई प्लैनेट यहां पर रहेगा जब, तो सन के सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा, फिर डिस्टेंस चेंज होती गई चेंज होती गई चेंज होती गई, और इस पॉइंट पर आके, मतलब इस पॉइंट पर तो ये नियरेस्ट था सन के, इस पॉइंट पर जाके क्या हो गया फारदेस्ट, ये सबसे फार अवे फ्रॉम द सन, काफी दूर है। आ रही बात क्लियर? और यहां पर सेमी लैटिस रेक्टम, यहां कहने का अर्थ है ये जो मैं लाइन डॉटेड करके ड्रॉ कर रहा हूं ना, वहां पर भी ये L और ये भी L, मतलब इसका लैटिस रेक्टम टोटल लेंथ 2L ही होती है, जहां पर L की वैल्यू b² a होती है, वेयर b² कहने का मतलब होता है a² 1 - e² a, तो L आप लिख सकते हैं a 1 - e², और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी, लेकिन हाँ 0 से बड़ी होती है।
एक से छोटी लेकिन 0 से बड़ी। जैसे हाइपरबोला के केस में बात करें तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो जाती है, और इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है हाइपरबोला, ज्यादा बोल दिया उसके बारे में, तो इट विल बी मोर ग्रेटर देन 1। और इलिप्स के केस में भाई एक ज्यादा है तो दूसरा अपने आप ही कम हो गया, उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो इसेंट्रिसिटी मुझे इसी चीज को बताती है कि कितना कंप्रेस्ड है, ठीक है। और यहां पर भाई देखो सन यहां पर क्या था, बिल्कुल नियरेस्ट डिस्टेंस थी, तो ये नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सन है, ये नियरेस्ट पॉइंट, और ये क्या है, फॉरदेस्ट पॉइंट। फ्रॉम सन। तो आपको लेटेस्ट वेक्टर यहां भी समझ में आ गया होगा, ये लेटेस्ट वेक्टर, और सेम वही प्रोसेस यहां भी करूंगा। तो जब हम फर्स्ट कैपलर लॉ, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट कैपलर लॉ को ही डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें कि उस डिस्कशन को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इससे पहली वाली वीडियो और फिर प्लस ये वाली वीडियो जरूर देखें, और भाई पढ़िए, जम के पढ़िए, क्योंकि मैं इसीलिए देखिए मेहनत इसीलिए करता हूँ कि भाई आप लोग जो है आप लोग को रटना ना पड़े, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आपको रटना ना पड़े कि ये इक्वेशन आई कैसे या डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कैसे, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हम डेराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं इन क्वेश्चन का अगर यूज करूंगा तो आपको सही से समझ में आ जाएंगी कि हाँ भाई हमने कहाँ से उठा के ले रखी है, कि कोनिक सेक्शन ये इस तरह के, या सेंट्रल ऑर्बिट की अगर मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो सन कह रहा हूँ जो भी प्लैनेट घूम रहा होगा ना वो एक सेंट्रल फोर्स में ही घूम रहा है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ किसी भी पॉइंट पर है, आई मीन टू से दैट वो एक सेंट्रल फोर्स में ही मूव कर रहा है। लेकिन सन किस पर बैठा हुआ है, किसी एक फोकस पर। और इससे पहले हमने ठीक क्या डिस्कस किया कि द फोकस बीइंग द पोल, पोल ही फोकस है, आई बात क्या। वहां पर हमने क्या पार्ट उठाया था, देखो इतना वाला पार्ट उठा दिया था मैंने, इतने वाले पार्ट को उठा के कोनिक की इक्वेशन डिराइव कर दी थी, और इसकी कोनिक की इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई थी, L/R = 1 + E cos थीटा। क्लियर, चलिए ठीक है, पढ़िए भाई, मजे करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कैपलर्स लॉ के साथ मिलते हैं। और पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। और भाई आप लोग पढ़ाई करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा करने में, और कराने में भी मजा आएगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से देखिए फुल कोशिश करता हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा हेल्थ इशू हो जाते हैं, तो चलिए वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि वो चीज़ें तो चलती रहती है, कभी जुकाम लग गया, कभी बुखार हो गया। चलिए ठीक है, तो पढ़ाई करिए भाई जम के, एंड टिल टुडे इट्स एनफ, एंड गुड बाय डियर्स, एंड पढ़िए भाई।